नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ और आज के इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक को लेकर। इस बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के बारे में पता होगा, लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में एक दिग्गज बैंक के तौर पे कामकाज करती रही है। इसका नाम रहा पंजाब नेशनल बैंक और काफी ज्यादा न्यूज़ों में छाई रहती है अलग अलग मामलों को। इनमें सबसे पहली बात करेंगे स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से जब देखने को आ रही कि लगातार ट्रेंडिंग वेव इसका कहता है कि बॉटम टू बॉटम को ब्रेक डाउन कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? भाई कंपनी का कारोबार वगैरह बंद हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद हुआ, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस में तो लगातार गिरावट चल रही है। तो दोस्तों, ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस की कारोबार है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर हमेशा लिमिटेड होते हैं। उसी में जैसे ही नए खरीदार आएंगे, नए बायर्स आएंगे, मार्केट के लिए डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड बढ़ने के टाइम पे भी कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेचने में लगा हुआ है। कौन डिमांड बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है, वो आपको हमें पता नहीं चलता। लेकिन ऑब्वियसली क्या होती है, मार्केट में कोई ना कोई हमेशा बायर्स, कोई ना कोई सेलर है, तभी तो मार्केट में ट्रेड हो रही है, चाहे वो 2% गिरावट में हो या 5% ऊंचाइयों पे हो। इनकी पहली एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो बुक वैल्यू है 100 रुपीज का, और आज भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू 165 का है और इसके अकॉर्डिंग भी अंडर वैल्यूड है, अर्थात इन दोनों की आंकड़ा को देखें तो ये कह सकते हैं, यदि इन दोनों का एवरेज करके देखें, हम कई बार प्राइस निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं कोई भी टेक्निकल ट्रेंड की बात नहीं, टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करता, ट्रेंड की बात लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यदि देखा जाए इसकी कंपैरिजन टू, इसमें इसके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के अकॉर्डिंग भी देखें तो शायद यहाँ पे कितनी परसेंटेज की गैप बनती है, करीब यहाँ से 20% के आसपास गैप बन सकती है। 20% गैप बनने का मतलब 115 रुपए तक जाना। इसके अकॉर्डिंग 165 के आसपास की प्राइस होना चाहिए था, उससे ज्यादा की होनी चाहिए था। फिलहाल मार्केट में अभी रुझान नहीं चल रहा है, लेकिन आरओई और आरओसी 8% से 5% ही दर्शाती है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है। तो क्या आने वाले समय में क्या इसके स्टॉक की प्राइस दोबारा 180 के आसपास जा सकती है? इसका डबल की बात करूं तो, जहां डेट्स काफी ज्यादा है और करंट रेशियो का माप काफी कम की आंकड़ा दिलाती है। प्रमोटर्स अर्थात सरकार खुद इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बना के रखी है 70% का, और मार्केट कैप भी 1,12,000 करोड़ की आसपास की आंकड़ा को दर्शाती है। इन सभी पहलुओं की तरफ हम चर्चा करेंगे, आखिर इसमें क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ती है। और ये कहते हैं इसको स्वदेशी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक को स्वदेशी बैंक की कैटेगरी में रखा गया। कहती इंडिया फर्स्ट स्वदेशी बैंक, पीएनबी इज द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस बैंक owned by the government of India with the headquarter in the New Delhi, and ISSPSC की बात करती नजर आती है, जो कि कहती है जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट बैंक की कैटेगरी में के अंदर रखा गया है। इनमें सबसे पहले चर्चा करेंगे ये हाईलाइट के पीछे जो इनकी रिजल्ट की पार्ट्स है उसको लेकर के। दिसंबर तक में डेटा आई और डेटा के बाद मार्केट में जो रिएक्शन बोला, पिछले 6 महीने से लगातार गिरती नजर आती है। क्या रिजल्ट के बाद कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? यहाँ पे देखा गया कि 31-30 तारीख को गिरावट थी, उसके बाद भी गिरावट थी। ये सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिला था। इसके अलावा Q2 की रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ती नजर आती है, तो उसमें कहती है कि ये करीब करीब 145% नेट प्रॉफिट सर्च की बात करती है, जो Q2 डेटा में देखने को मिला है। जहां तक सवाल है इनकी सितंबर तक की रिजल्ट का, तो रिजल्ट तक की मोशंस इसका कहता है इमोशन कन्वर्ट करती है, जो इनका चार्ट ग्रो करना चाहिए था, क्योंकि सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़े हैं, तो फिर मार्केट में डिक्लाइन क्यों किया, उसका भी कारण जानेंगे। जहाँ ईयरली ग्रोथ तो लगातार बढ़ती नजर आती है, और ये हमेशा देखने को मिला कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में 100% तक के आसपास उछाल। नंबर की बात करेंगे तो शायद कह सकते हैं कंपनी के पास करीब 30,000 करोड़ के आसपास की
कैपेसिटी बनी है और इसमें लगातार बढ़ती नजर आती है, मतलब इनकी फंड सेल्स है लगातार बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सस्टेनिटी के साथ बढ़ी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ी है, तो फिर स्टॉक की प्राइस गिरी क्यों? अक्सर सवाल आती है ना, गिरी क्यों? कि दोस्तों ये डिमांड सप्लाई की बेसिस पे है, इसको पैनिक और ट्रेंडिंग किया जाता है कि मार्केट को जब एक बॉटम पे आ जाए तो एक अच्छे से निवेशक उसमें अपनी पैसा लगाएंगे और 5 से 10% लेके जाएंगे। ये नहीं होता कि करीब 2000% लेके ही जाएंगे। हाँ, यदि लंबे पीरियड के लिए सोच के बैठे लगा करके एक तो हो सकता है वैल्यूएशन मिल भी जाए, लेकिन ईयरली ग्रोथ की तरफ हम देखें तो कहें जो इतनी बड़ी कंपनी जो बैंक चलाती है, इतने सारे ब्रांचेज हैं, इतने सारे स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉयज हैं कंपनी के पास, टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के पास केवल 5% की है, फाइनेंशियल मार्जिन की बात करूं। और यदि नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 1,16,000 करोड़ में केबल और केबल 14,000 करोड़ का क्या कर रही है, प्रॉफिट बुक कर रही है, जिसमें कि अदर इनकम इनके पास 15,000 करोड़ से ज्यादा किया। अर्थात इतना तो अदर इनकम सोर्स से इनके पास पैसे आया, तो फिर बैंकिंग चलाने की जरूरत क्या थी? लेकिन बैंकिंग से भी तो पैसा आता है, जितना पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% की दर्शाती है। और इसी आंकड़ा से यदि हम इनके नए पहलू की तरफ देखेंगे, बैलेंस शीट की फिगर को, तो हमारे सामने दिखती है चार्ट ग्राफ पे जो हाँ लगातार ये अपनी बढ़ोतरी में बढ़ती है। 2% लायबिलिटी बढ़ा तो 7% से ज़्यादा इनकी एसेट्स में वृद्धि दर्ज करती है। कंपनी लगातार लोन को लेकर बढ़ा रही है, क्या कर रही है, अपनी बोरोइंग्स को बढ़ा रही है। बोरोइंग्स बढ़ाने के वजह से बोरोइंग्स को लेकर के देती, क्योंकि कामकाज क्या है, लोन लेना लोन देना। यहाँ इन दोनों इम्पैक्ट को देखा जाए। अब सवाल आता है इस कंपनी में निवेशकों का मूड क्या है? निवेशकों के मूड में सबसे बड़ी निवेशक यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही बैठी है, और गवर्नमेंट अपने टाइम टू टाइम थोड़े बहुत करके होल्डिंग भी कम करती रहती है। इसके अलावा देखा एफ भी है 8%, जो लगातार यहाँ पे पोजीशन को बनाया था सितंबर में। देखने वाली बात है, अब कंपेयर करके देखिए, कंपेयर किस बात को लेकर करते हैं, हम लोग पिछले 6 महीने के डेटाबेस को लेते हैं और देखिए, शायद इंडिविजुअल बेच रहे होंगे, पब्लिक बेच रहे होंगे, मार्केट में क्या कर रही है, लगातार गिर रही है। गिरती गिरती स्टॉक में डीआई अपनी एफआई अपनी पोजीशन 3% के आसपास बना लेती है। क्या करती है, बनाती है। या कुछ नए प्लेयर आए या पुराने प्लेयर हैं, कोई नाम नहीं डिक्लेयर करती है, एक ही का नाम डिक्लेरेशन आती है सिटी ग्रुप ग्लोबल को लेकर के, जिनके पास बाकी जो है वो 1% से कम की होल्डिंग, कोई वोटिंग राइट को लेकर के नहीं बताती, इसीलिए वो क्लैरिटी नहीं आती है। अब इसके अलावा यदि डीआई की बात करो, तो जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, सोचने वाली बात है, जब सितंबर के मार्केट लगातार सितंबर क्वार्टर में गिरती जा रही थी, तो कोई ना कोई बेच रहा था, चाहे इंडिविजुअल हो पब्लिक हो, और एफआई और डीआई ने भर भर के खरीदा है। ऑब्वियसली देखा जाए तो 10% की होल्डिंग से एक तो सरकार 3% हटाती है, वो शिफ्ट करती है, आम पब्लिक से 1% शिफ्ट कर जाती है एफआई डीआई के पास। ये कुछ, जबकि देखा गया कि निवेशकों का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। निवेशक इंटरेस्ट जो प्लेयर थे करीब 25,30,000 के आसपास थे, वो 25,80,000 के आसपास पहुंच गए, मतलब 50,000 नए निवेशक इस कंपनी में अपने पैसे लगाए सितंबर 30 को डेटाबेस के बेसिस। लेकिन यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ आप ध्यान देंगे तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी है, प्रॉफिट लगातार बढ़ोतरी है, स्टॉक प्राइस सीआर में लगातार बढ़ोतरी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको थोड़ा बहुत करके तो बैकअप दे ही देगी, क्योंकि ये दोनों यदि सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बैकअप दे रही है तो स्टॉक प्राइस को बढ़ना चाहिए। तो बढ़ना चाहिए तो फिर मार्केट गिरा क्यों, मार्केट में लगातार गिरावट क्यों हुई? और पिछले यदि 5 दिन की चार्ट की भी बात कर लें
तो रिजल्ट के बाद की बात करें, शायद रिजल्ट के बाद मार्केट का रिएक्शन करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सवाल है कि जिन लोगों ने यहाँ पे लेकर के रखे, उनके लिए लगा कि अच्छा हमारा तो काफी ज्यादा नुकसान हो गया, हो सकता है पेनी होकर के यहाँ पे इन्होंने बेच दिया। इसके लिए एक गोल्डन रूल को समझना जरूरी है। खुद की प्रिंसिपल बनाएंगे मार्केट के लिए, तभी सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज देखिए, हम सोचते हैं जो 1 रुपए से लाख रुपया बन जाए, तो बैंकिंग और इतनी बड़ी प्रोफेशनल्स वाली कंपनी भी है जो ये भी बना लेगी। ऐसा तो बनता नहीं। सबकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितनी बनती है? 5 से 10, 10% 15% के आसपास की। जबकि पीयर्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एज सेकेंड लार्जेस्ट बैंक, थर्ड है जब पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी फोर्थ बैंक, और गवर्नमेंट के सारे बैंक यहाँ पे देखने को मिली। और अभी भी देखने को मिला कि कंपेरिजन टू सबसे ज्यादा किसी कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है। और सबसे ज्यादा यदि लोन की बात करें किसके पास है, तो कैनरा बैंक के पास। और इंटरेस्ट लोगों का कम है। तो कंक्लूजन की तरफ हम मूव करेंगे, जहाँ पे कंपनी ये भी देती है कि क्या डिविडेंड की पार्ट देती है, बोनस देती है, कुछ ऐसा इम्पैक्ट की बात करती है। तो हमने ये देखा कि कंपनी लगातार डिविडेंड भी पे करती है, लगातार कुछ ना कुछ डिविडेंड देती रहती है। इसके अलावा देखा गया जो हाफ ईयरली डेटा कंपनी ने सबमिट किया था, उसने पीपीटी शामिल किया है, और पीपीटी में अपने डिटेल्ड को लेकर के बताई है। जो हमारा H1 का जो रिजल्ट है, वो उसमें कहते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात इन्होंने कहा कि हमारे पास ये ग्रोथ रेट है, वाई ओ वाई हमारा 145% की ग्रोथ रेट है प्रॉफिटेबिलिटी में। ROE के हिसाब से कहते हैं कि 56 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ है वाई ओ वाई के बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम भी करीब 6% वाई ओ वाई बढ़ती नजर आती है। इन कुछ चीज़ें में एसेट्स क्वालिटीज़ को लेकर डिक्लाइन करती है, और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के अच्छी करती है, बिजनेस को लेकर कहती है हम सस्टेन करते हैं, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस भी हमारे पास लगातार बना है। तो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के साथ कंपनी कामकाज बने रहे, जबकि चार्ट ग्राफ और बाकी सारे इंफॉर्मेशन इनका अ, देखने को लायक। ग्लोबल बिजनेस की बात करें, ओवरसीज बिजनेस की बात करें, या फिर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें, अलग अलग तरह के बिजनेस का कारोबार है कंपनी का। जो कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक का। और समझ में आ पाई कंपनी के पास बेटा परफॉर्मेंस की बात, ये कहते हैं ये सबके सब अच्छे खासे हैं। और इसको यदि देखा जाए तो आने वाले समय में ये दोबारा 200 तक पहुंचेगा प्राइस। क्यों? अब देखिए, निवेशकों में नई रुझान बनी। कैसे? क्योंकि नए प्लेयर आए मार्केट में। वही प्लेयर एट द टाइम फ्रेम की बात करूं, इसके अलावा जो गोल्डन रूल अप्लाई करना है, उसमें क्या कहते हैं, हमेशा एक गोल्डन रूल को देखते हैं। गोल्डन रूल्स के बारे में कहती है जो जिस भी प्राइस पे लिया, ये मैं नहीं कहता कि बॉटम पे लिया कि हाई पे लिया या मीडियम में लिया, उसको न्यूट्रल मानते हैं। तो स्टॉक मार्केट है तो रिस्क होगा ही होगा। निचले पैदान के लिए जहां तक टर्म के बेसिस पे आप कैपेबल्स हैं, उसको रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए। प्रॉफिट जो है एक्सपेक्टेशंस, उसको प्रॉफिट बुक करके घर वापस ले जाना चाहिए। और इसमें टर्म प्लस परसेंटेज को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पे कितनी परसेंट की रिस्क है, और कितने टारगेट अचीव करने के पीछे आप फोकस कर रहे हैं। इनमें एक प्रिंसिपल और एक डिसीजन की जरूरत है। दोनों आप क्रिएट करते हैं, कोई बेटर परफॉर्मेंस, बेटर पैसा भी निकाल सकते हैं मार्केट से, चाहे सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट हो, मल्टी बैगर हो, पेनी हो। क्योंकि मार्केट में पैसे रिस्क के साथ बनते ही बनते हैं, और रिस्क के साथ यदि प्रिंसिपल्स एज वेल एज द डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ, शायद वही पैसा एक के पॉकेट से दूसरे पॉकेट में कन्वर्ट हो जाता है। और देखते देखते कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो फ्रिज में रखी रखी चीज़ें भी खराब हो जाती है। उसको उलट फेर करती रहना चाहिए। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।